नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो हम गति के समीकरण हमने जहां लास्ट वीडियो में खत्म किया था वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने गति के समीकरण तक समाप्त किया था, तो आज हम गति के समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे गति के समीकरण हैं हम इनको पढ़ेंगे, इनको कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गति के 3 समीकरण होते हैं और मैं तीनों को लिख देता हूं, जिसमें पहला होता u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा प्लस 2as। इनके सिंबल प्रतीक बताए थे। अब एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो उसमें एक थोड़ी समस्या है। उसमें समस्या क्या है कि वहां पर जो u है इसको v0 माना गया है और v को v ही माना गया है। तो आप अपनी सुविधा के लिए आप चाहे u लिखो चाहे v0 लिखो, मतलब एक ही है। यानी कि वहां पर एनसीईआरटी में प्रारंभिक वेग को v0 लिखा गया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप u लिखो चाहे v0, यानी कि इस अगर इक्वेशन में फर्स्ट को लिखूं तो ये इस तरीके से लिखी गई है वहां पर एनसीईआरटी बुक में। और नॉर्मली हम ऐसे पढ़ते हैं, 9th में आपने ऐसे पढ़ा होगा, तो कोई समस्या नहीं है, आप जैसे लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। तो गति के समीकरणों का अगर हम निरूपण की बात करें तो गति के समीकरण आपके जो सिलेबस में है वो 2 तरीके हैं। एक तो ग्राफ मेथड से और एक समाकलन यानी कि कलन मेथड से। समाकलन को कलन भी कहते हैं, यानी कि कलन भी लिखा आता है इसमें। कभी कभी एग्जाम में ऐसे देता है कि कलन मेथड द्वारा गति के सेकंड समीकरण का सत्यापन कीजिए। सॉरी, तो आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ के द्वारा सीखेंगे और ग्राफ के बाद हम कलन मेथड पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ मेथड से समझते हैं गति के समीकरण। मैं चित्र बना देता हूं इसका, एक जो हमें चित्र बनाना होता। हमने माना कि हमारे पास ये एक्स अक्ष, ये समय है t, इसके बाद ये y अक्ष, ये आपका वेग को दर्शा रहा है। हमने माना कि जब हमारा समय 0 है, समय क्या है 0 है, तो हमारा जो वेग है वो u है। उसके बाद समय कितना हो गया t, यानी कि यहां से यहां तक क्या आ गया t हो गया। तो जब समय t होता है तब हमारा वेग कितना हो जाता है v हो जाता है। और मैं माना है v यहां से आता है, यानी कि पहले 0 पर u था, समय t पर वेग कितना हो गया v हो गया। इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। अगर हम इसमें त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होगी, ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, त्वरण हो जाएगी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये लाइन क्या होगी, त्वरण हो जाएगी। चलिए अब इनको नाम दे देते हैं हम अपनी। ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा जो आपको चित्र बनाना है। एक्स वाई एक्स बना दी। एक्स अक्ष समय को दर्शा रहा है, वाई एक्स वेग को दर्शा रहा है। हमने माना 0 समय पर जो वेग है वो u है, यहां से यहां तक क्या है u है। ये वाली जो है लाइन ये कितनी है हमारे पास u है। उसके बाद t समय पश्चात जो वेग होता है वो कितना हो जाता है v हो जाता है। यानी कि ये जो पूरी दूरी है यहां से यहां तक ये क्या है, वेग v है। क्लियर हो गया, ये हमारा ग्राफ बनता है। अगर हम इसको नाम दें, ये O है पहले से, ये मैंने माना A है, ये B है, ये C है और ये D मान लेता हूं। क्लियर हो गया, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम समीकरण, सबसे पहले प्रथम समीकरण हम देखें। तो ये बिल्कुल आसान है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इंपोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखेंगे। तो त्वरण क्या है, यानी कि वेग परिवर्तन, यानी कि वेग परिवर्तन ये है हमारे पास। और वेग परिवर्तन क्या है आपके पास, अगर हम वेग परिवर्तन को देखें तो ये कितनी दूरी होगी, पहले हम इस दूरी को देख लेते हैं, ये वाली दूरी देख लेते हैं। तो ये कितनी है, देखें यहां से यहां तक क्या है v, और ये कितना है u है। तो ये ऊपर की क्या बची, तो ये हो जाएगी v माइनस का u, यानी कि यहां से यहां तक क्या होगी v माइनस u होगी। तो त्वरण हमें पता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये हमारे पास है। त्वरण को हम a लिखते हैं, वेग परिवर्तन कितना है हमारे पास v माइनस u, और कितने समय में, t समय में, यानी कि at बराबर v माइनस के u या v बराबर u प्लस at। तो ये हमारे पास हमारी गति की प्रथम समीकरण प्राप्त होगी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हम पहले भी लास्ट वीडियो में हमने किया था। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि a बराबर v माइनस u अपॉन टी। तो ये सारा का सारा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होगी।
तो ये तो आसान है, इसको केवल याद रखना है, बिल्कुल ईजी है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सेकंड इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है, लास्ट ईयर भी आई थी हाफ ईयरली में, उससे लास्ट ईयर भी हाफ ईयरली में आई थी। तो द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण, देखिए अगर हम द्वितीय समीकरण की बात करें तो एस है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, यानी कि ये चली गई दूरी पूछा उसने, चली गई दूरी। और मैंने आपको बताया था कि चली गई दूरी यानी कि कण द्वारा चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई कुल दूरी एस। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जब हम चली गई दूरी की बात करते हैं तो जो भी चित्र हमारे पास बनता है हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अगर हम यहां देखें अपने चित्र में, हमारे दो चित्र बनने, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक त्रिभुज बन रहा है समकोण और एक हमारा आयत, ये बन रहा है आयत। तो हमें क्या करना है, पहले जो कण द्वारा चली गई दूरी होगी वो यही होगी जो ये आकृति बन रही है। तो हमारा क्या है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास क्या होगा, चली गई दूरी होगी। चलिए, तो चली गई दूरी क्या है, एस बराबर त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल प्लस आयत OABD का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास आ गया, बिल्कुल आप स्पष्ट है, बिल्कुल इसमें कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, चली गई दूरी कुल आकृति की जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है, बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। देखिए आधार क्या हमारे पास, DB, तो DB इंटू आधार गुना ऊंचाई BC, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, BC। इतनी बातें समझ में आएगी। प्लस आगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई यानी कि OA गुना चौड़ाई यानी कि AB, मैं इसको लिख सकता हूं, क्लियर होगी। AB की जगह में OD भी लिख सकता हूं, दोनों बराबर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तब आपको केवल वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखिए S बराबर हाफ DB। DB देखिए आप OA ये T है तो DB भी क्या होगी T, तो मैं वैल्यू रख देता हूं T। BC V माइनस के U, तो ये कितना हो जाएगा V माइनस के U, प्लस OAT इंटू AB, तो AB यानी के U, क्लियर हो, यानी कि AB जो है हमारे पास एक यहां से यहां तक क्या U है। पॉइंट क्लियर हो गया, आप चित्र से देखेंगे तो सारी वैल्यू एक्यूरेट हम रख लेंगे। अगर हम इसको सोल्व करें तो हाफ T V माइनस U और ये प्लस का U इंटू T, ये मेरे पास आ गया। लेकिन समीकरण जो हमने इससे पहले सोल्व करी थी, समीकरण 1 से, वहां हमने थे V बराबर U प्लस AT या V माइनस U बराबर AT। अर्थात यदि मैं V माइनस U, क्योंकि हमारे पास सेकंड समीकरण में V नहीं है, इसलिए हमें यहां से V भी हटाना पड़ेगा और इस V की जगह मुझे रखना पड़ेगा U प्लस AT, या इन दोनों की जगह मुझे रखना पड़ेगा AT। आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं इस V की जगह, या तो U प्लस AT या पूरे V माइनस U की जगह AT रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से V माइनस U बराबर AT कहां पर रखना, इस समीकरण में। ये समीकरण 1 नहीं, मतलब इसका है गति के प्रथम समीकरण से, इसका मतलब हो जाएगा गति के प्रथम समीकरण से। चलिए वैल्यू रखें अगर हम, तो S बराबर हाफ T पहले से ही था, AT और आ गया और प्लस का UT। तो अगर हम इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। एक बार समझते हैं फिर। हमने देखो S बराबर आ रहा है, यानी कि चली गई दूरी वो पूछ रहा है। तो चली गई दूरी क्या होती है, जो आकृति बन रही है उसके क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो हमारे पास दो आकृति बननी है, पहले त्रिभुज की, दूसरी आयत की। तो पहले चली गई दूरी S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो ये वाली कंडीशन हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बनी, यानी कि वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आया, ये सारा कुछ आ गया। अब अगर हम बात करें तो हाफ AT यानी कि v माइनस यू, देखिए अगर सेकंड इक्वेशन में v कहीं नहीं आ रहा, यानी कि हमें ये v रिप्लेस करना है, तो समीकरण 1 से अगर मैं v की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं, या समीकरण 1 से अगर मैं डायरेक्ट रख देता हूं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस AT और माइनस के u और प्लस के ut। तो देखो यहां से u से u कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या बच जाएगा, हाफ AT स्क्वायर प्लस ut। यही हमारी क्या है, गति की द्वितीय समीकरण है। क्लियर होगी बात है? तो इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये हमारी। ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन भी हम सेम ही फंडा अपनाएंगे, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, तीसरी इक्वेशन में भी हमें चली गई दूरी ही निकालनी होगी, लेकिन जो हमारे ये अब के हमें अलग अलग निकालना, हालांकि अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन तीसरे समीकरण में हम पूरी आकृति को लेंगे, यानी कि हम कहां से कहां तक लेंगे, जो हमारी तीसरी इक्वेशन होगी हम उसमें ये पूरी आकृति लेंगे एक बार में। और अगर हम इस पूरी आकृति को देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, समलंब बन रहा है एक तरीके से, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चल निकालते हैं तीसरी इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन में कन द्वारा वो लिखेंगे, सेम रहेगा हमारा, कन द्वारा चली गई दूरी S बराबर समलंब OACD का क्षेत्रफल। तो S बराबर OACD का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो भुजाएं होती हैं, याद रखना फार्मूला, समांतर भुजाओं का योग और गुना भुजाओं के बीच की दूरी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो समांतर भुजाओं का योग यानी कि एक समांतर पैरेलल ये है, एक भुजा पैरेलल ये है, यानी कि एक v है और एक u है, और इनटू बीच की दूरी क्या है, t, तो t हो जाएगा। क्लियर होगी बातें? तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें, क्या इसमें t की वैल्यू है, नहीं है, यानी कि मुझे ये t हटाना पड़ेगा। यहां से t कहां से हटाऊंगा, समीकरण, गति की समीकरण 1 से, गति की समीकरण 1 से। तो ये क्या है, v बराबर u प्लस AT, तो यहां से t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a बराबर t। तो ये t की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 v प्लस यू, और t की जगह v माइनस यू अपॉन a। ये समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि देखिए तीसरे समीकरण में हमारे पास t नहीं है, तो हमें यहां से क्या करना है, t को रिप्लेस करना है। तो हम t को रिप्लेस करेंगे समीकरण 1 की वैल्यू मदद से, तो t की वैल्यू यहां से हमें कहां रख देनी है, यहां पर रख देनी है। चलिए सोल्व करें अगर हम इसको, तो s बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2a, और ये v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरे पास तीसरी समीकरण आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीनों इक्वेशन, तीनों ही किस तरीके से हमें निकालनी होती है वो आपको पता चल गया होगा। तो ये ग्राफ की हेल्प से हम निकालते हैं। पहली तो बहुत आसान थी, दूसरी और तीसरी में आपको केवल आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, जो हमने लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो त्रिभुज का और आयत का अलग अलग निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन जब हम तीसरी इक्वेशन निकालेंगे तो पूरे समलंब का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे, जिससे हमारे तीनों इक्वेशन इजिली सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था, ये ग्राफ या निरूपण वाला था। इसके बाद अब हम बात करते हैं अवकलन से, यानी कि हम समाकलन या कलन के द्वारा समीकरणों का कैसे निकालते हैं।
उसको भी हम देखते हैं। उसमें जो कलन के द्वारा जो इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है जो हमारी अवकलन के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है, वो कई बार हमारी पूछी गई है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समाकलन समझा देता हूं आपको। समाकलन वास्तव में होता क्या है, समाकलन क्या होता है। देखिए समाकलन में कुछ चीजें याद रखनी, जैसे हम जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, मान लीजिए मैं t के सापेक्ष कर रहा हूं तो dt में उसको लिख दूंगा। जैसे हमने इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास t स्क्वायर है और मैं t के सापेक्ष इसका ये कर रहा हूं समाकलन, तो इसका जो होगा, जो पावर होती है, इस पावर को, इसकी पावर बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना, यानी कि ये t की पावर 3 हो जाएगा। समाकलन में जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, मान लीजिए t के सापेक्ष कर रहा हूं मैं, तो एक पावर उसकी बढ़ा देंगे और जो टोटल बढ़ाने के बाद पावर आती है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये टी स्क्वायर का समाकलन आ गया। क्लियर हो गया। यदि कंडीशन ऐसे आ जाए a dt, तो इस कंडीशन में क्योंकि t तो है नहीं यहां पर, तो यहां पर हम t नहीं है तो, लेकिन हम इसको ऐसे मान लेंगे a इंटू टी की पावर 0 और dt। समझ में आएगा ना क्या बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए जब जहां t नहीं होगा तो t की पावर 0 मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि t की पावर 0 का 1 क्या होगा, 1 हो गया, और 1 तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो a t की पावर 0 होगी, तो हम क्या करेंगे, अब इसको t की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका समाकलन क्या हो जाएगा, at। तो जब हम समाकलन निकालेंगे, इन 2-3 बातों को याद रखेंगे। टी स्क्वायर है हमारे पास, तो इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से, और इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसमें आता है, इसका एक पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। हम जब समाकलन करते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि 0 से 2, जैसे मान लीजिए dt मुझे v का समाकलन कर रहा है t के अकॉर्डिंग, तो हम इस तरीके से लिख देंगे 0 से लेकर v। तो ये जो ऊपर है ये इसकी अपर लिमिट होती है और नीचे वाली लोअर लिमिट होती है। और जब हम फाइनली इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें अपर लिमिट में से, यानी कि v में से लोअर लिमिट को घटाकर निकालनी होती है। क्लियर हो गया। समाकलन समझ में आ गया। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, तो जब फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे। दूसरा किस तरीके से करते हैं तो वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इक्वेशन में आते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समाकलन के द्वारा प्रथम समीकरण, तो हमें पता है, हमने पढ़ा था त्वरण a बराबर होती है dv/dt। अगर मैं यहां से लिख दूं तो ये हो जाएगा dv = a इंटू dt। t आ गया, t के सापेक्ष समाकलन कर दो, तो समाकलन dv = समाकलन a इंटू dt। अब चूंकि जब हम याद कीजिए, हमने जब हम वेग पढ़ रहे थे, t पढ़ रहे, तो हम 0 से स्टार्ट करके चले थे, तो यहां पर भी वेग 0 से कहां तक हो जाएगा, v तक, और यहां भी समय 0 से लेकर कहां तक पहुंच जाएगा, t तक। अगर मैं इसको सोल्व करूं, देखिए v है तो dv के साथ मैं कर रहा हूं इसको, तो dv v के साथ कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा v, क्योंकि इससे पहले हमने बात करी थी, इससे पहले 1, ये इस तरीके से है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, v की पावर 0, यानी कि v की पावर 1/1 यानी कि v हो जाएगा, तो v आ गया बराबर। इसको अगर मैं देखो a तो कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख लूंगा। अब ये मेरे पास क्या है, t, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये u से स्टार्ट करते हैं। वेग हमारा क्या होता है, u, माफ करना इसके लिए, क्योंकि समय तो 0 से स्टार्ट, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u होती है, तो हम u से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हम फाइनली लिखेंगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस के u। क्लियर होगी बातें। हमने क्या करा था, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मानी, हमने क्या माना था, u माना था, तो u, तो अपर लिमिट v माइनस u सोल्व करके लिखेंगे बराबर। अब यहां देखिए आप, a तो कांस्टेंट है मेरे पास, क्योंकि हमें तो केवल t देखना है, t यहां पर नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब फाइनली निकालेंगे तो t में से 0 घटाएंगे तो t ही हमारे पास आएगा। क्लियर होगी बातें। इसको अलग से समझिए, देखिए ये इस तरीके से है a dt, भाई a t की पावर 0 लिख सकता हूं, और t की पावर 0 क्या हो जाएगी, at हो जाएगा, तो ये लिखा है मैंने। क्लियर होगी। या v माइनस u बराबर at,
या v बराबर u प्लस AT। तो ये हमारी अवकलन के द्वारा प्रथम समीकरण, ये हमारी क्या होगी, अवकलन के द्वारा पहले समीकरण हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपको करना है, आप इसको एक बार देख लेंगे। चलिए बात करें अब सेकंड इक्वेशन की। ये आपको हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट बीच में अगर किसी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसको रोक करेंगे, पुश कर देंगे, मैं थोड़ा हो जाता हूं तो आप उसको ले सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड इक्वेशन में v, s, u और t के साथ हम रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि उसमें v नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने माना कि जो वेग है, जो v है, वो क्या होता है, ds अपॉन dt। वेग क्या होता है, ds अपॉन dt। चलो इसको भी कर लेते हैं, यानी कि ds इजिकल टू क्या हो गया, v इंटू dt। क्लियर हो गया। या अवकलन यानी कि कलन करने पर, मैं अवकलन बोल रहा हूं बार बार, मेरे उसके लिए माफी चाहूंगा, अवकलन या उपकलन या समाकलन है। तो जब हम इसको समाकलन करेंगे तो ये समाकलन, अब s है तो दूरी तो सीधी सी बात है 0 से लेकर s तक जाएगी, ये ds बराबर, ये v है तो v इनिशियल क्या बात है, 0 से u से लेकर कहां तक, v तक जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि v हमारा u से लेकर कहां तक जाएगा, v तक जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, चलिए ये तो डायरेक्टली s हो गया, हमारे पास s हो गया। अगर हम इसको देखें, देखिए ये v है मेरे पास, v आ रहा है। v की अगर हम बात करें, अगर हम यहां डायरेक्ट सोल्व करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट करें, मान लीजिए मैं डायरेक्टली कर देता हूं इसको इस तरीके से, तो ये हमारा हो नहीं पाएगा, यानी कि u और v के साथ नहीं होगा। लेकिन ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। तो हम क्या करेंगे, v की जगह v बराबर u प्लस AT को पुट कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि हम क्या करेंगे, v की वैल्यू u प्लस AT को यहां पर क्या कर देंगे, रख देंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास v नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, मैं एक लाइन और अभी छोड़ देता हूं इसमें, 0 से s ds इजिकल टू, अगर मैं ऐसे ही करता हूं v की जगह u प्लस AT रख कर और dt के साथ, तो अब मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर और कहां तक, t तक, क्योंकि अब हमारा v नहीं है। तो जब v नहीं है तो हम इसमें v नहीं लिखेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, समय आ गया तो 0 से लेकर हम t तक इसको करेंगे। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आपको ये देखना कि हम समाकलन कर किसके साथ रहे हैं। जैसे मान लो t के साथ करें तो आपको केवल यहां t ही लिखना है, यानी कि 0 से लेकर t तक। ये यहां भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक तरीके से डीपली समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। तो आप याद रखना, इस तरीके से लिख सकते हैं। v हमें हटाना है तो हम फाइनली ये इसमें लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए जब मैं इसको करूंगा तो s माइनस 0 ऐसे ही आएगा, बराबर u के साथ अलग अलग लिखते चलेंगे, 0 से लेकर t u dt प्लस 0 से लेकर t a t dt। इतना समझ में आ गया। तो देखेंगे s बराबर u dt, यहां पर करा रहा हूं u dt, तो dt t की पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, ut। तो u इंटू t माइनस 0 तो t बचेगा, प्लस at देखेंगे अब हम at dt, तो a आ गया। देखिए t एक पावर बढ़ाऊंगा तो t स्क्वायर, जो पावर होगी ये मैं डिवाइड करूंगा तो हाफ at स्क्वायर, मीन्स s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास ये सेकंड समीकरण की अवकलन मेथड के द्वारा सेकंड समीकरण का सॉल्यूशन आ गया। दोबारा याद रखेंगे, उसमें हमने त्वरण ली थी डायरेक्ट, a बराबर dv अपॉन dt, यहां से सोल्व किया था। इसमें हम वेग लेंगे ds अपॉन dt, तो ये हमारे पास आ जाएगा। वेग को आपको रिप्लेस करना है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में वेग नहीं आता, v की वैल्यू नहीं आती, तो v की जगह आपको समीकरण फर्स्ट से ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देना है। तो पुट करने पर ये फाइनल आ जाएगा। इस तरीके से हम इसका अवकलन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो पहली हमने तीनों इक्वेशन ग्राफ के द्वारा समझी और कलन के द्वारा पहली और दूसरी समझी।
तीसरी जो समीकरण है वो मैं आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूं, यानी कि तीसरी इक्वेशन को आप होमवर्क में करेंगे खुद से। अगर नहीं होती है तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप एंजॉय करना, आप घर पर ही रहें, कोविड-19 से अपने खुद को और परिवार को बचाएं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।